ठीक है, कर लो। जी बेटा आ जाए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। ओके, केमिस्ट्री क्लास ख़त्म नहीं हुई अभी। सर को बताओ ना कि टाइम हो गया। बेटा 2 मिनट तुम वो ले लो, उसको ना कपड़ों को इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो। चलें 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ। रख दो बस, जान मास्क के ऊपर रख दो। उसके लिए सही है। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम, आ जाइए जल्दी से। जी बेटा बस करते हैं स्टार्ट। जो लोग आगे वो लास्ट टाइम वाला रिवाइज करें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स का हीरो न्यूक्लियस है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। तो सबसे पहले कल हमने बात की थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या था एक्सपेरिमेंट? कि हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया किसके ऊपर? थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर, और उनकी स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया। एम क्या था? व्हाट वाज द एम? रदरफोर्ड वांटेड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम अंदर से खाली एटम अंदर से कैसा होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? इससे पहले थॉमसन कहता था कि एटम में हर जगह पे मैटर होता है, मैटर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ऐसा होता तो क्या होना चाहिए था? अगर ये बात सही होती तो थिन गोल्ड फॉयल में से जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो जाते, ऐसा मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं मिला। हमें क्या मिला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट। हमें क्या मिला? मोर देन 90% अल्फा पार्टिकल दे पास स्ट्रेट गए, और कुछ बेंड हुए, एक्सपेक्टेड था, और बहुत ही कम बाउंस बैक हुए। ये दो
जो ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2 ये अनएक्सपेक्टेड थी, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। ज्यादातर स्ट्रेट गए तो क्या प्रूव हुआ कि एटम अंदर से खाली है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, मैस हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस के अंदर सारा मैस है। और ये जो बाउंस बैक हुए इन्होंने प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस इज चार्ज्ड, न्यूक्लियस इज चार्ज्ड। इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। तो साइंटिस्ट ने पूछा उससे कि भाई बताएं, ठीक है न्यूक्लियस तो है, सारा मैस भी इस पे है, सारा चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव कहाँ है, कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो है न्यूक्लियस के अंदर। तो उसने कहा जी नेगेटिव यहाँ नहीं है, इसके अराउंड घूम रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये जो रदरफोर्ड मॉडल था इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम मॉडल। इज इट क्लियर टू यू? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे हैं थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब ज्यादा डिटेल में जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते क्यों हैं। ये अल्फा पार्टिकल। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। अल्फा पार्टिकल हमने पढ़ने हैं, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, एक सोर्स है, रेडियो एक्टिविटी बता आपको, एक सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, खुद ही निकलते हैं, ऑटोमेटिकली निकल रहे होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता चला था। हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उस वक्त डिस्कवर हो गए थे अल्फा पार्टिकल कि बाज मटेरियल से ये पार्टिकल निकल रहे होते हैं, रेडिएशन निकल रही होती हैं, उस रेडिएशन का नाम रख दिया था अल्फा रेज। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से हैवी होते हैं। ये इनके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, खुद ही निकल रहे होते हैं। ये लेड बॉक्स होता है ताकि इधर उधर ना जाए। अच्छा बेटा, अब हम इसको और डिस्कस करते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्यों होते होंगे, उसकी स्कैटरिंग की रीजन क्या है। ठीक है, ओके, देखो मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा बेटा, नाउ लिसन टू मी, ये है जी गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड को एयू कहते हैं मेरे, एयू है ना, एयू न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस है, ये गोल्ड न्यूक्लियस है। इसका अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रॉ करेंगे प्लीज। हाँ जी, गोल्ड न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। गोल्ड न्यूक्लियस के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जी, यहां से क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये तो मैं व्हाइट लाइंस बना रहा हूं ना, ये पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जी जनाब, ये अल्फा पार्टिकल के पाथ है, ये मैं क्या बना रहा हूं, पाथ्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। पाथ्स ऑफ अल्फा को ऐसे लिखते होते हैं, पार्टिकल्स, पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। गोल्ड न्यूक्लियस है, ये इसका, ये जो बनाया हुआ है इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्जेस से पंगा ले सकता है, जहां तक एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच अदर चार्जेस विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। गोल्ड न्यूक्लियस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन पे कौन सा चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल्स है, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल का पाथ है, जो व्हाइट लाइनें हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल इसके फील्ड से बाहर से जाएंगे उन पे तो वो तो स्ट्रेट ही जाएंगे जनाब, फोर्स कोई नहीं लगेगी, ये तो स्ट्रेट जाएगा। ये ऊपर वाला फील्ड से बाहर है, स्ट्रेट जाएगा, ये भी फील्ड से बाहर है, स्ट्रेट जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको, फोर्स ही नहीं लगेगी। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल फील्ड के अंदर जैसे ही फील्ड में आएगा फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा मुड़ेगा, ये ऊपर मुड़ेगा। फोर्स कब लग रही, कब मुड़ेगा, ये ज्यादा करीब आ रहा है, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा मुड़ेगा, ज्यादा मुड़ेगा। ये और करीब से गुजर है, ये और ज्यादा मुड़ेगा। नीचे आ रहे, ये फील्ड के बिल्कुल यहां से गुजरा है, इसको कम फोर्स लगेगी, कम बेंड करेगा। दूर से जा रहा है ना, ये इस पर थोड़ी ज्यादा, ये ज्यादा मुड़ेगा, ये और करीब से और ज्यादा मुड़ेगा, ये इसकी बेंडिंग और ज्यादा होनी चाहिए, और ये तो बिल्कुल हेड ऑन आ रहा है, थोड़ा ऊपर है। ये क्या करेगा, ये बाउंस बैक कर सकता है। तो ये स्कैटरिंग की एक्सप्लेनेशन है। ये जो पाथ बन रहे हैं ना, जितना ये थोड़ा सा मुझे यहां पे कर्व करना चाहिए था, फील्ड में आएगा तो मुड़ने लग जाएगा।
जैसे ही फील्ड में आएगा बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, ये एक्सप्लेनेशन है। अल्फा पार्टिकल यूं स्कैटर होते हैं, जो न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं वो उन पे ज्यादा फोर्स लगती है, वो ज्यादा मुड़ते हैं। ज्यादातर तो स्ट्रेट ही जाती है ना, क्योंकि एटम अंदर से खाली है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर होते हैं बेटा, ड्रॉ कर लें प्लीज। इन पाथ को हम बढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, हाइपरबॉलिक पाथ्स। हाइपरबॉलिक पाथ आपके सिलेबस में नहीं है ये, हाइपरबॉलिक पाथ। अच्छा बेटा, वो आज मैं देख रहा था सर क्लास में, सर वजी क्लास में वो करवा रहे थे CRO। वो सर को याद नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज तक सिलेबस में है, जहाँ तक हमने पढ़ा था। वो CRO की पूरी कंस्ट्रक्शन वो नहीं है सिलेबस में। हमने जो पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, बस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज उतना ही है सिलेबस में। मैं सर को बता दूंगा, डोंट वरी। डन, कॉपी इट। ओके बेटा, कॉपी करेंगे तो मैं आगे चलूंगा। मुझे लिख के बताएं, कॉपी डन, जल्दी प्लीज। कॉपीड, यस, अमन ने कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। अहमद प्रोफेसर नहीं हूं मैं। गुड, ओके जी, नाउ लिसन टू मी प्लीज। तो एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ लिया आपने, न्यूक्लियर को डिस्कवर कर लिया, हमने डिस्कवर किया। क्या था जी न्यूक्लियर को? एटम का स्ट्रक्चर देखना चाहता था रदरफोर्ड। थॉमसन कहता था कि एटम में हर जगह पे मैटर है और पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है। एक एक्सपेरिमेंट उससे प्लान किया रदरफोर्ड ने, उसके दो स्टूडेंट्स गाइगर एंड मार्स्टन ने परफॉर्म किया। एक थिन गोल्ड फाइल लो, थिन मेटेलिक फाइल लो, तो गोल्ड सेलेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड को हैमरिंग करके बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। ये महंगा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत पतला सा गोल्ड है यार, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। तो थिन गोल्ड फाइल के ऊपर पास किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और उनकी स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम अंदर से खाली है या न्यूक्लियस बहुत छोटा है। और जो बाउंस बैक हुए उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और वेरी डेंस है। ठीक है, तो अब इसके नीचे एक कहानी लिखें, लिखें इन द अबव एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। इन द अबव एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, चलो अच्छा है, तो अच्छी बात है। अच्छा बेटा, नाउ लिसन टू मी प्लीज। लिखा आपने? इन दिस एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। Therefore, Rutherford is known as father of nuclear physics. Therefore, Rutherford is known as father of nuclear physics. ओके, अच्छा भाई, अब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और पार्टिकल भी पता चल गए कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम थोड़ी न्यूक्लियस की बात करते हैं। हेडिंग लिखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। आमतौर पे सेंट्रल भी होगा, तो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ an atom. All the mass, almost
almost all the mass and positive charge is concentrated in the nucleus. Is all the mass and positive charge is concentrated in the nucleus. All the mass and positive charge is concentrated in the nucleus. सारा मैस भी इसमें होता है, पॉजिटिव चार्ज भी इसमें होता है. और उसके बाद और डिटेल में जाते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस कंटेन्स, बाद में पता चला, कंटेन्स, मेनली कंटेन्स, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स and neutrons. The nucleus contains protons and neutrons. Okay. किसी भी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन नंबर. The sum of protons and neutrons in a nucleus is called nucleon number. Sum of protons and neutrons, पता है तुम लोगों को, बस ये लिख लें. ओहो, दोबारा. Sum of protons and neutrons. Sum of protons and neutrons. In a nucleus is known as what? Nucleon number. Nucleon number, उसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं. मास नंबर भी बोलते हैं. अजान हो रही है, मैं बोलूंगा नहीं, लिखता जाऊंगा, कॉपी करें. यहां तक कॉपी कर लिया तो लिख दीजिएगा कॉपीड. जज़ाकल्लाह. जी बेटा, आप पूछ रहे थे, अहमद पूछ रहे थे कि सर जब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पे कैद हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, दूसरे भी पॉजिटिव है, वो स्ट्रॉन्ग रिपेल कर रहे हैं, तो फट क्यों नहीं जाता ये पूछ रहे हो ना तुम.
तो मैंने लिखा है देयर इज स्ट्रॉन्ग रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करते हैं, बहुत छोटी सी जगह में इकट्ठे पड़े हैं, बड़ी जोर से रिपेल कर रहे हैं, फिर फटता क्यों नहीं है? तो न्यूक्लियस पे एक और फोर्स भी होती है, न्यूक्लियर फोर्स, जिसने इनको बाइंड करके रखा हुआ है। एक न्यूक्लियर फोर्स है, ये निकलना चाह रहे हैं लेकिन वो एक और फोर्स भी होती है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जो क्या करती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इस यूनिवर्स की, न्यूक्लियर फोर्स, वो इनको जोड़ के रखती है। ये निकलना चाहते हैं, इनमें तीनों फोर्सेज हैं। इन न्यूक्लियन के अंदर क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। एक प्रोटॉन का भी मैस है, न्यूट्रॉन का भी मैस है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस। जैसे अर्थ में पुल नहीं कर रही, सन प्लैनेट्स को पुल नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को भी पुल करते हैं लेकिन पुल बहुत कम होती है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मैसेज भी है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लेकिन वो निग्लिजिबल है। ये चार्जेस भी हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये ज्यादा है, ग्रेविटेशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, फिर तो फट जाना चाहिए। तो तीसरी फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है मेनली, ये इनको जोड़ के रखती है। इनको क्या रखती है बेटा? जोड़ के रखती है। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो इनमें क्या करती है? ग्लू का काम करती है, बाइंड करके रखती है इनको, अब निकलने नहीं देती। तो दुनिया में 3 तरह की फोर्सेज होती हैं, तीसरी फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही होती है बस। तो बेटा ये सब बातें तुम्हें पता है, न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है, सारे का सारा मैस भी इसमें होता है, सारे का सारा चार्ज भी इसमें होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, लिख देता हूं, प्रोटॉन्स, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज while neutrons are neutral. So are they held together by a force of attraction? जी बेटा, ओवरऑल न्यूक्लियर फोर्स है जो अट्रैक्टिव है, मेनली यहां पे अट्रैक्शन कर रही है। न्यूक्लियर दोनों होती है, अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है, लेकिन जब बहुत करीब हो तो फिर रिपल्जन ज्यादा होती है। तो अभी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने बैलेंस किया हुआ है इनकी रिपल्सिव फोर्स को, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, रोक के रखा हुआ है। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज व्हाइल न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, आपको पता है सबको। अच्छा भाई, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी भी एटम में कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी न्यूक्लियस पे कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा? जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो आगे लिख रहा हूं मैं, ओके नाउ। अच्छा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यूक्लियाई बाय देयर प्रोटॉन नंबर ओनली। वी डिस्टिंग्विश between nuclei by their proton number only, by their proton number only. We distinguish between the nuclei by their proton number only. If the proton number is changed, then the nucleus is changed. When आप कहेंगे प्रोटॉन नंबर कैसे चेंज होगा? यही तो पढ़ना है हमने। When proton number is changed, the nucleus or atom is changed. The nucleus / atom is changed. मैं भी समझाता हूं, पहले लिख लें। जब प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा। वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यूक्लियर बाय द प्रोटॉन नंबर ओनली। क्या मतलब? अगर एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन है, 1 से 2 हो गए तो हीलियम बन गया, 2 से 3 हो गए तो लिथियम बन गया, 3 से 4 हो गए बेरिलियम, 5 हो गए बोरॉन, 6 हो गए कार्बन, 7 हो गए नाइट्रोजन। आपको पहले 10 के नाम आने चाहिए। फिजिक्स में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं गिवन होगा, पहले 10 के नाम आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड मेरे ख्याल नियॉन। पहले 10 के नाम आने चाहिए। 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन है, 3 प्रोटॉन है तो लिथियम है, 6 प्रोटॉन है तो कार्बन है, 8 प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन है। अहमद ज्यादा
जी बिल्कुल अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं ना, अभी पहले ये पढ़ लें, बिल्कुल कर सकते हैं। साइंटिस्ट सारे ज़माने में लगते रहे, आपको पता है ये जो अरब थे, अरब, इन्होंने केमिस्ट्री में बड़ा काम किया, ये चाहते थे कि हम जो है ना गोल्ड बना लें किसी तरीके से। ये मुख्तलिफ अलॉयस पे, मेट्रोलॉजी में बहुत काम किया इन्होंने अरब ने, कि मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के हम गोल्ड बना लें, या हमको ऐसा स्टोन बना लें जो चीज़ों को टच करे तो वो गोल्ड बन जाए। तो उस वक्त तो कामयाब नहीं हुए, रेडियो एक्टिविटी ने कामयाब कर दिया। हम लेड को गोल्ड बना सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा गोल्ड खरीदने से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है जी बेटा, आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, व्हेन प्रोटॉन नंबर इज चेंज द न्यूक्लियस और एटम इज चेंज्ड। अच्छा, और अगर न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाए तो क्या होगा? प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हुआ। इफ न्यूट्रॉन नंबर इज चेंज्ड, if neutron number is changed, then isotopes are formed. Then isotopes are formed. Then isotopes are formed. Then isotopes are formed. क्या होता है? सबको पता है isotopes क्या होते हैं। What are isotopes? Nuclei or atoms of the same element having same proton number but different neutron number या nucleon number। सॉरी, पहले 10 आइसोटोप क्या होते हैं? एटम और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियाई हैविंग न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट, nuclei of the same, आप एटम भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर एटम लिख देता हूं पूरा, एटम्स और न्यूक्लियाई ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर, हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर but different न्यूट्रॉन नंबर, या न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। पूछता होता है कभी कभी फिजिक्स में भी, व्हाट आर आइसोटोप्स, आता है सबको, मुझे पता है। हाँ जी, अगर प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। एलिमेंट दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है अमल, आप सही कह रही हैं। हाँ जी बेटा, सो रदरफोर्ड से चलते हैं, उससे न्यूक्लियस डिस्कवर किया। बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मेनली 2 होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सारे का सारा मैस भी न्यूक्लियस के अंदर कैद है, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर कैद है। हम न्यूक्लियस में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? बाय द प्रोटॉन नंबर ओनली। अगर 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन है तो लिथियम है, 2 प्रोटॉन है तो हीलियम है, 3 है तो लिथियम एंड सो ऑन। अगर किसी न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज होगा तो आइसोटोप बन जाएगा। ये बातें आपको क्लियर है? अच्छा, हाउ कैन वी, लिख लिया आप लोगों ने ये? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस? हम न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब काम की बातें आने लगी हैं बेटा, ये आसान चीजें खत्म होने लगी हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा हम उसका लिखते हैं केमिकल सिंबल। यहां पे लिखते हैं प्रोटॉन नंबर, चार्ज नंबर, यहां पे लिखते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। वी रिप्रेजेंट, इसका केमिकल सिंबल लिखते हैं, केमिकल सिंबल। यहां पे क्या लिखते हैं? चार्ज, चार्ज नंबर लिखते हैं। आमतौर पे कॉमनली ये प्रोटॉन नंबर ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है मेनली चार्ज नंबर। प्रोटॉन नंबर, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं, इसको Z आमतौर पे कहते हैं, और यहां पे ए क्या होता है? न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाई है। किसी पार्टिकल को, किसी न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका केमिकल सिंबल लिखते हैं। मेरा बेटा पता है तुम लोगों को?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, एक्स इज केमिकल सिंबल, नीचे जेड है एटॉमिक, क्या होता है ये, एटॉमिक चार्ज, चार्ज नंबर, और ऊपर मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। जी, तो अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल इसको, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, जिसपे 2 प्रोटॉन्स हैं वो हीलियम है, हीलियम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जितने प्रोटॉन्स हैं 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2He4। ये अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, हीलियम न्यूक्लियाई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, जिसपे 6 प्रोटॉन्स हैं वो कार्बन होता है, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 12। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स। That is proton number of atomic number. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, चार्ज नंबर होता है बेसिकली, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर। आमतौर पे ये चार्ज होता है, चार्ज, जितने प्रोटॉन थे न्यूक्लियस पे उतना ही चार्ज है ना यार, 3 प्रोटॉन है तो 3 चार्ज है। हाँ जी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसपे 8 प्रोटॉन है वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। यहां पे 8 आ जाएगा, ऊपर 18 आ जाएगा। ऐसे थोड़ी समझेगी। अच्छा भाई, 6 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, ये क्या चीज है, सोच के बताओ। तो जिसमें 6 प्रोटॉन्स थे वो कार्बन है ना, इस पे भी 6 प्रोटॉन्स है, कार्बन ही है। यहां पे 6 प्रोटॉन्स हैं तो ये सेम है, लेकिन यहां पे 6 + 8 14, ये कार्बन का आइसोटोप्स है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से यहां पे अगर ऐसा हो, एक और बना रहा हूं, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, जिसपे 8 प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन है, 8 + 8 16, ये दोनों भी आइसोटोप्स हैं। इस पे भी 8 प्रोटॉन है, इस पे भी 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर सेम, एलिमेंट सेम, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स हैं। सबको पता चल गया। अच्छा, यहां तो ये सही है, यहां तक तो बात ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, मैं एक प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। एक प्रोटॉन है, खाली एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खाली एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन हुआ ना, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाइड्रोजन लिख दिया तो एक प्रोटॉन है तो एक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो भी 1 है, 1H1 या 1P1, 1 प्रोटॉन 1। अच्छा, मुझे सोच के बताओ, मैं न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल n। तो यहां पे क्या आता है, चार्ज, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर। एक न्यूट्रॉन में कितने प्रोटॉन है, 0, या चार्ज आता है, चार्ज, इस पे कितना चार्ज है, 0 नीचे आएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, 0 n 1, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन का सिंबल P भी हो सकता है, H भी हो सकता है। न्यूट्रॉन का सिंबल N होता है। सब लिखते जाएं। एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है जनाब, इलेक्ट्रॉन को, इसको कौन बताएगा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E होता है, E। यहां नीचे क्या आएगा और ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। कमेंट करें जरा, नीचे यहां पे क्या आएगा, A जगह पे क्या आएगा और B जगह पे क्या आएगा, A और B पे क्या आएगा, कमेंट करें प्लीज। हाँ जी बेटा, छोड़ दो अभी, जहां पढ़ो। आदम, अहमद, अमित, गुड ट्राई। नीचे 1,
नीचे चार्ज होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो चार्ज होता है, चार्ज, ये मैंने लिखा हुआ है चार्ज और प्रोटॉन नंबर, तो यहाँ आएगा नीचे आएगा -1। जबरदस्त बेटा, गुड ट्राई जी, बिल्कुल सही फरमाया, किसने बताया ये? अहमद, वेरी गुड यार। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि Z हमेशा प्रोटॉन नंबर नहीं होता, ये चार्ज नंबर होते हैं हमेशा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन पार्टिकल Z। हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। चार्ज नंबर होता है या नंबर ऑफ, मोस्टली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, मोस्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन, यू आर राइट। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी न्यूक्लियस को, पार्टिकल को, न्यूक्लियस को। इज इट क्लियर टू यू? मेन टॉपिक आ गया आपका जनाब, हेडिंग लिखिए रेडियो एक्टिविटी। ये कॉपीड, सबने कॉपी कर लिया? ये लिखते हैं, इसका नाम ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी भी पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका सिंबल लिखते हैं, नीचे उस पर चार्ज लिखते हैं, ऊपर उस पर क्या लिखते हैं मेरा बेटा? ऊपर इस पर लिखते हैं उसका न्यूक्लियॉन नंबर। कॉपीड, वेटिंग फॉर यू, रिप्लाई करो, कॉपी कर लिए तो आगे चलें। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1840 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, यूनिफाइड एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 1000। ठीक है, यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? ई क्या होता है? इट इज नॉट, यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा? व्हाट इज ए? इट इज, ए इज न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। इट इज नॉट ऑलवेज मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे यार? एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं होते ना, तो इसलिए 0 ही लिखेंगे। अच्छा बेटा आगे चल रहे हैं प्लीज। मेन हेडिंग, मेन टॉपिक आपका अब शुरू हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ओके बेटा, एक साइंटिस्ट था, आई थिंक बैकरल, हेनरी बैकरल, आई थिंक सो। वो क्या कर रहा था? वो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, अपना रिसर्च वर्क कर रहा था। कहानी है, पता नहीं सच है कि झूठ है, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने सुनी हुई है, हमारे भी टीचर ने बताई होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं। बैकरल वाज डूइंग रिसर्च वर्क ऑन द न्यूक्लियाई हैविंग मोर देन 82 प्रोटॉन नंबर। तो उसने क्या किया, आपने ड्रॉर में ये सैंपल रखा हुआ था, कोई सैंपल रखा हुआ था एलिमेंट का ऐसे, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। उसके साथ एक फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई थी। फोटोग्राफिक फिल्म पहले होती थी ना, आजकल तो SD कार्ड्स आ गए हैं, आपके मोबाइल पे कैमरा पे पिक्चर लेते हैं। पहले एक कैमरे के अंदर रोल डला करता था, फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, रोल। अच्छा बहरहाल वो जब उसने रोल को डेवलप किया, कोई पिक्चर्स वगैरह होंगी उसकी, तो उस पर स्पॉट्स आए, बहुत सारे स्पॉट्स, जैसे लाइट पड़ी हो ना, स्पॉट्स आ जाते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म पे स्पॉट आए, उसकी बड़ी परेशानी है कि कैमरा खराब हो गया, क्या मसला हो गया। अच्छा, उसको शक हुआ कि हो सकता है ये जो मैंने 7 चीज़ रखी है, इसके अंदर से कुछ निकलता है जो लाइट की तरह का होता है, कुछ एमिट होता है। जो सैंपल रखा हुआ है ना, सैंपल ऑफ रेडियम था कि पता नहीं क्या था, आई एम नॉट श्योर। तो उसके अंदर से कुछ रेडिएट हो रहा है, रेडिएशन से निकला है। अच्छा, कुछ रेडिएट हो रहा है, और जो कि फोटोग्राफिक फिल्म पे इफेक्ट करता है। फिर से फॉर्मली एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको पता चला कि वाकई कि बहुत सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, ज़रूरी नहीं कि 82 से, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब उससे कम पे भी निकलता है, उनसे कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं। वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, उसके निकलने को बोला रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एमिट होना, एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशंस का एमिट होना। ठीक है, तो व्हाट इज, इसकी एग्जाम डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी मोटा मोटा इसका लिखते हैं। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जी वो बात बताऊंगा मैं आपको। रेडियो एक्टिविटी इट इज एमिशन, क्या हुआ? एमिशन ऑफ
हमने 7 o'clock तक पढ़ना है, 7 o'clock में, ठीक है। इट इज एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। It is the emission of radiations from the nucleus, radioactivity. Emission of radiations from the nucleus. ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, बस आपको बताना चाहिए रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। रेडियो निकला है रेडिएशन से, रेडिएशंस, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या किया था उसने जी, ये सोर्स है जिससे रेडिएशंस निकलती हैं। इसके सामने क्या रखी हुई थी, फोटोग्राफिक फिल्म। लेड बॉक्स, जल्दी से डायग्राम बनाएं, जिससे रेडिएशन निकलती है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव, एक्टिव है ये, रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडियो रेडियो रेडियो। रेडियो एक्टिव सोर्स। तो सामने ये रेडिएशन निकली, स्ट्रेट गई, स्ट्रेट गई, ठीक है। ये क्या है, रेडिएशन। ये क्या है, वो चेक करने के लिए कि रेडिएशंस क्या हैं, उसने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। दोबारा बना रहा हूं, ये फोटोग्राफिक फिल्म है। यहां पे रख दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यहां पे रख दी नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अब क्या मिला मुझे, तीन पाथ मिले, एक यूं गए, एक थोड़ा यूं गए, एक स्ट्रेट गए। ओहो, अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेडिएशंस निकल रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट जा रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो 3 में डिवाइड हो गई। इसका मतलब 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे हम कहते हैं ना ABC, उसे नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गैमा। ये गैमा का सिंबल है, अल्फा, बीटा, गैमा। पूरा लिखना चाहिए था मुझे। ये अल्फा है, जो इधर मुड़ी है ये बीटा, बेटा या बीटा रेज। अल्फा रेडिएशंस, अल्फा रेज, बीटा रेज, और ये गैमा का सिंबल है। गैमा रेज। अल्फा का ये सिंबल है, अल्फा रेज। बीटा का ये सिंबल है, बीटा रेज। और गैमा का ये आर सा बड़ा सा, गैमा रेज। जैसे हमारे ABC होता है ना, अल्फा, बीटा, गैमा नाम रख लिया। ये रेडिएशंस निकल रही हैं, ये रेडियो एक्टिविटी हो रही है, रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। हाँ जी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जी बेटा डायग्राम बनानी है आपने, डायग्राम बनाएं प्लीज, जल्दी से बनाएं। हाँ जी, फोटोग्राफिक फिल्म सामने रखी हुई है, तो एक स्पॉट बन रहा है फोटोग्राफिक फिल्म पे, सामने बिल्कुल इसके सामने वहां बन रहा है। और जब आपने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो 3 स्पॉट बन रहे हैं। जल्दी से लिख लें, फिर मैं बात करता हूं प्लीज, जल्दी बनाएं। अल्फा को मैंने और कम बेंड करना था, ज्यादा बेंड कर दिया। अल्फा कम बेंड होती है, हैवी पार्टिकल्स हैं। बीटा लाइटर पार्टिकल है, वो ज्यादा बेंड होते हैं। टू द स्केल डायग्राम नहीं बनाई हुई मैंने। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब बताओ, अगर आप सोच रहे हो तो कितनी किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं? आपको नजर आ रहा है कितनी किस्म की रेडिएशन निकलती हैं?
यहाँ तो नहीं पता चल रहा था कितनी किस्म की रेडिएशंस हैं, क्योंकि अल्फा भी स्ट्रेट जा रही थी, बीटा भी स्ट्रेट जा रही थी, गैमा भी स्ट्रेट जा रही थी। यहाँ तो नहीं पता चला कि 3 शामिल हैं, क्योंकि एक स्पॉट बन रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो 3 स्पॉट बने, 3 स्पॉट बने। इसका मतलब 3 किस्म की रेडिएशंस निकलती हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गैमा आर एमिटेड। Normally 3 types of radiations, that is alpha, beta or gamma are emitted. ये नहीं होता कि एक ही सोर्स से तीनों निकल रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 होती हैं। नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, that is अल्फा, बीटा एंड गैमा। गैमा का सिंबल है, अल्फा, बीटा एंड गैमा आर emitted. Normally 3 types of radiation, alpha, beta and gamma are emitted. तीन किस्म की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। लिख लें फिर बताएं कॉपीड। 3 किस्म की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। रेडिएशंस के निकलने को क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिविटी। व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो ये डिस्कवर हुआ था पहले, ये सोर्स है, इससे रेडिएशन निकल रही हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके इमेज बना रही हैं, जैसे लाइट बनाती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको वैसे ही पता चल गई। तो मुझे पता चल गया कि बताओ अल्फा पे कौन सा चार्ज है? अल्फा पे चार्ज है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव की तरफ मुड़ रही है। अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है ना वो नेगेटिव की तरफ मुड़ी, गैमा स्ट्रेट गई है। और बीटा पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है ना, पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ज्यादा मुड़ी है तो हल्का होगा, लाइटर होगी, कम मुड़ी है तो हैवी होगी। कॉपीड। अच्छा अब लिखिए इसके बाद लिखिए when a nucleus emits alpha or beta, गैमा की बात नहीं कर रहा, when a nucleus emits alpha or beta particles, the proton number is changed. The proton number is changed. Therefore element is changed. Therefore element is changed. जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा, गैमा की बात नहीं कर रहा मैं, अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा, और जब प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। जो पहले एलिमेंट था उसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई, जो पहले न्यूक्लियस था। जो नया बना उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। पहले जो था पेरेंट, बाद में जो बना डॉटर। Initially it was parent, now it has turned into daughter by emitting radiations. Initially nucleus was parent. Nuclei after emitting radiation, it becomes daughter nuclei. पहले पेरेंट था, बाद में डॉटर था। लिखते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई डिकेज इनटू, इसको डिके होना बोलते हैं। पेरेंट न्यूक्लियाई डिकेज इनटू
daughter nuclei, parent nuclei decays into daughter nuclei by emitting radiations. बेटा तीन किस्म की रेडिएशन एमिट होती है. व्हाट इज रेडिएक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन. व्हाट इज रेडिएक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन. कितनी किस्म की रेडिएशन एमिट होती है? तीन किस्म की. कौन कौन सी? अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा. जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उसका क्या होता है मेरा बेटा? उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है. प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है. हम डिस्टिंग्विश करते हैं न्यूक्लियाई के प्रोटॉन नंबर से. जब प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा. एंड प्रोटॉन नंबर इज चेंज, द एलिमेंट इज चेंज. इनिशियल पेरेंट को, इनिशियल न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई. जो न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली बॉर्न है, उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है यार, तुम सन कह देना था. द पेरेंट न्यूक्लियाई डिकेज इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बाय एमिटिंग रेडिएशंस. पेरेंट डॉटर बन जाता है रेडिएशन एमिट करके. ये एक्स था, ये क्या बन गया? वाई बन गया, प्लस रेडिएशन निकली. एक्स का नाम क्या रखा है? ये पेरेंट था, पेरेंट, पेरेंट. इसने आइडेंटिटी लूज कर दी. ये क्या बन गया? वाई क्या है? डॉटर. और ये क्या है? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा. बायो तो नहीं है, बायो कहाँ है? अच्छा, पेरेंट एंड डॉटर से कह रहे हो तुम. ठीक है, चलो कह लो. जी, आज हमने नई चीज क्या पढ़ी है? कुछ भी नहीं नया पढ़ा. अभी हमने रेडिएक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी. रेडिएक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन में क्या हुई? इट इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई. अभी नहीं लिखवाई मैंने आपको सिंपल बताया, एक नंबर की डेफिनेशन. व्हाट इज रेडिएक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशन. देयर आर सम न्यूक्लियाई जिनके अंदर से रेडिएशन एमिट होती रहती है, स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद होती रहती है. एनर्जी देनी नहीं पड़ती, थप्पड़ लगाना नहीं पड़ता, गर्म नहीं करना पड़ता, केमिकल रिएक्शन नहीं कराने पड़ते, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रही होती है रेडिएशन. कौन सी? अल्फा बीटा गैमा. इस निकलने को क्या बोलते हैं? रेडिएक्टिविटी. क्या बोलते हैं इसको? रेडिएक्टिविटी. तीन किस्म की रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा गैमा. और अल्फा नेगेटिव की तरफ मुड़ती है तो पॉजिटिव चार्ज है, गैमा स्टेट जाती है तो न्यूट्रल है, बीटा पॉजिटिव की तरफ मुड़ती है तो नेगेटिवली चार्ज है. ये हम बात करेंगे बाद में, बस ऐसे डायग्राम बताइए. ये डिस्कवर हुई थी. तो जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा निकलती है तो उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है. मेरा बेटा, जब प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट चेंज हो जाता है. पहले वाला एलिमेंट पेरेंट था, जो न्यू बना उसका नाम डॉटर रख लिया. तो पेरेंट एलिमेंट डिकेज इनटू डॉटर एलिमेंट बाय एमिटिंग रेडिएशंस. इज इट क्लियर टू यू? यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. रट्टा मार लें इसको. रट्टे वाली चीज़ें को मुश्किल चीज़ें नहीं है. रेडिएक्टिविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए कितनी रेडिएशन निकलती हैं और रेडिएशन के निकलने से न्यूक्लियस पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, कुछ और बन जाते हैं, नई चीज़ बन जाती है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.